अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में हम बात करेंगे मुल्की मईशत की। हुकूमत बहरानों के बावजूद बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। इसराइली बर्बरियत की भी बात कर लेंगे। जारहियत और हठधर्मी जारी है। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। शहादतों की तादाद में हर गुजरते दिन इजाफा हो रहा है। मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं और जो जिंदा हैं वो जख्मों से चूर हैं। कर्ब इनके चेहरों और आंखों से आया है। गजा में सीज फायर के लिए जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद भी इसराइली फौज गजा में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान ने भी इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन इसराइल ने गजा में इंटरनेट बंद कर दिया है, जैमर्स नस्ब कर दिए हैं, ज़मीनी कार्रवाइयों का भी आगाज़ कर दिया गया है और गजा का राब्ता दुनिया से कट गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के न्यूज़ रूम में तफसीली बात होगी। सियासत के मैदान का भी रुख करेंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज पावर शो करने जा रही है, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की राय क्या है, ये आप तक हम पहुँचाएंगे। कराची में होने वाले हिरासगी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा वजूहात क्या हैं जानेंगे। स्मोक के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम और तिब्बी माहिरीन की हिदायत भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ खेल के मैदान का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मईशत की सूरत हाल के हवाले से। IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मीडिया से ये गुफ्तगू की है। वो कहती हैं कि IMF के पहले क्वार्टर के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तान रुपी अब स्ट्रेंथन हो गया है। इंटरबैंक मार्केट्स में ये 305 पे पहुंच चुका था और जो अनऑफिशियल मार्केट में इससे ज़्यादा था। जब ये मसला आया तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे खुशाइंद बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अब रिकवरी इज़ इमर्जिंग और जो ग्रोथ का जो आउटलुक है वो भी इम्प्रूव हो गया है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने बड़े फोकस तरीके से इन्फ्लेशन को काबू में लाने की कोशिश की है। पूरा जो IMF प्रोग्राम है जो फर्स्ट क्वार्टर का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली की है और IMF जो है वो 2 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं और खुदा का फजल है कि अभी तक हम ट्रैक पे हैं और बाकी वो आएंगे तो फिर हमें बताएंगे कि आया कि हमने सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, बल्कि कहीं पे हमने ऐसी चीज़ें की हैं जो हमारे मुल्क के लिए वैसे ही ज़रूरी हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़े की। इस पर बात करने के लिए माहिर मौशत डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद तो कह रही हैं कि वो खासी मुतमईन हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है और 2 नवंबर को जो IMF का वफ़द आ रहा है और उनसे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो उनके लिए भी खासी पुरअज़्म नज़र आ रही हैं और पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? यकीनन जो 2 नवंबर से मिशन आ रहा है रिव्यू के लिए, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के पहले रिव्यू के लिए, उसका तकरीबन डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही, आपसे हम तय करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि निगरान वज़ीर ख़जाना गुफ्तगू कर रही थी, मईशत के हवाले से बात कर रही थी और उन्होंने कहा है कि जो इससे पहला क्वार्टर है उसमें जितने भी अहदाफ IMF की जानिब से दिए गए थे वो पूरी कोशिश की पाकिस्तान ने कि उन्हें पूरा करे और अब 2 नवंबर को जब IMF का वफ़द आ रहा है मुज़ाकरात के लिए तो फिर ही पता चलेगा, वो जब तमाम अहदाफ का जायज़ा लेगा उसके बाद जो सूरत हाल है वो क्या होती है ये वफ़द के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन खासी हमें पॉजिटिव नज़र आई और उनकी जानिब से कहा गया था कि आने वाले दिनों में जो मुल्की मईशत है यकीनन उसमें बेहतरी भी आएगी। जो इक़दामात निगरान हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं वो कह रही हैं कि उन इक़दामात को जारी रखा जाएगा और इसके साथ साथ सवाल ये है कि मुल्की मईशत को बेहतर कैसे किया जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। पीर को ये इजलास तलब किया गया है। मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके साथ साथ गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी ECC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का भी
जायजा लिया जाएगा। तो मुल्की मईशत को मजीद बेहतर कैसे किया जाए, इस सिलसिले में एक अहम इजलास होने जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत। इससे पहले हमने देखा कि अक्टूबर में जो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई थी उनके अदाद शुमार अब जारी कर दिए हैं। अगर हम उनके अदाद शुमार आपको बताएं तो 4026 मुलजिमान ऐसे हैं जिन्हें कानून के शिकंजे में लाया गया। जुर्माने की मद में 4497 मिलियन रुपए वसूल किए गए। गैपको 1001, फेस्को 1258 और आइस्को ने 129 अफराद को पकड़ा। मैपको 1905, पेस्को 1215 और हेस्को 48, सेप्को 98 और कैस्को से 32 मुलजिमान धर लिए गए। 7 से 30 सितंबर के दौरान 53 मुलाजमीन मुअत्तल हुए और 10,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जुर्माने के मद में 26 बिलियन से जायद रुपए भी वसूल किए गए। ये आपको हम अदाद शुमार बता रहे थे अक्टूबर के हवाले से। अक्टूबर में जब क्रैक डाउन हुआ था उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। अब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर बढ़ेगी। ये इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है और ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग भी मुकम्मल हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक का या ऐलान 31 अक्टूबर को किया जाएगा और कीमतों में रद्दोबदल 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगी। तो पेट्रोलियम मसनूआत जिनकी कीमतों में रद्दो बदल का इम्कान बताया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमने एक बार फिर से रब्ता किया है डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब से। डॉक्टर साहब, माज़रत चाहेंगे, आपकी लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही थी, आप गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले तो हम IMF वफ़ के हवाले से बात करेंगे। नवंबर में ये वफ़्त आ रहा है, आप कितने पॉजिटिव देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को और क्या बेहतरी मुतवक्के है मईशत में? जी, जो IMF का पहला रिव्यू स्टैंड बाय एग्रीमेंट का होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान तकरीबन तमाम अहदाफ पे उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, सिवाय एक के, और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यानी पाकिस्तान ने जो दोस्त ममालिक से कर्ज लेना था अपनी डॉलर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें शॉर्टफॉल है। बाकी जो तमाम अहदाफ थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खासा पुरुमीद नजर आता है कि पाकिस्तान इस रिव्यू को सक्सेसफुली कामयाब कर लेगा। अब इसी रिव्यू के हवाले से जब हम देखते हैं जो मजीद पॉजिटिव चीजें, जो कि रिव्यू का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हमने देखा कि बड़ी संजीदा कोशिशें नजर आई डॉलर की स्मगलिंग को और होर्डिंग को रोकने की, बिजली चोरों को जैसा अभी आप अपनी न्यूज में बता रही थी उस पर क्रैक डाउन करने की, और ये जो स्मगलिंग थी और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो नाजायज इस्तेमाल हो रहा था और अफगानिस्तान में जो डॉलर स्मगल हो रहे थे, तो ये कुछ ब्लैक होल्स थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में जिनको कि बड़ा सक्सेसफुली हैंडल किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है और हमने देखा कि इस वक्त काफी ज्यादा सेंसिटाइजेशन। यानी निगरान हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, आप उससे मुतमिन नजर आ रहे हैं? जी, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी तरफ बिल्कुल दुरुस्त में जा रहे हैं। सिर्फ अब इसको जो सप्लीमेंट करना होगा वो है डॉलर इनफ्लो से। जाहिर है आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर से या ये तमाम जो इकदाम हमने बताए उससे डॉलर का बहाव जो मुल्क की तरफ है उसको वो तभी इम्प्रूव होगा जो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए या यहाँ पे लोन आए या यहाँ से एक्सपोर्ट हो या यहाँ पे रेमिटेंसेज आए, ताकि रुपये की शरह जो है वो इस 280 रुपये पे ठहर सके। वगरना ये होगा कि जो ही इम्पोर्ट का सिलसिला जो है वो इम्प्रूव करेगा, एलसीज खुलना शुरू होंगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब जो सारी तवज्जो होगी वो होनी चाहिए, वो डॉलर के इनफ्लो को इम्प्रूव करने पे होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम डॉलर की बात करें तो हमने ये भी देखा कि जैसे ही डॉलर की प्राइस डिक्रीज हुई, रुपया थोड़ा मुस्तहकम हुआ, तो गाड़ियों की प्राइस भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ हम कुछ और चेंजेस भी देख रहे थे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्तों में ये सस्टेन करेगा? अब नवंबर में जो हमारे मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं IMF से, आपको लगता है कि थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आएगी? जी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि क्या IMF इस रिव्यू में पाकिस्तान पे ये जोर तो नहीं देगा कि हर तरह की इंपोर्ट जो है उसको खोल दिया जाए, और अभी भी जो कुछ एलसीज जो हैं पेंडिंग है, डिले में होती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। अगर ऐसा होता है और लग्जरी आइटम की इंपोर्ट भी जो कि थ्योरेटिकली खुली है लेकिन वो स्लो है इस वक्त, अगर वो सब
100% उनको अकोमोडेट करना शुरू किया जाता है तो फिर जाहिर है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपए पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर इस रिव्यू के मुकम्मल होने पे पाकिस्तान को कोई 750 मिलियन डॉलर जो है सेकंड ट्रांच मिल जाती है तो बहाव थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो होपफुली इस डिमांड को कैटर ऑफ किया जा सकता है, बशर्त ये कि जो इस वक्त डॉलर होल्डिंग और पैनिक बाइंग और स्मगलिंग का जो सिलसिला रुका हुआ है वो रुका रहे। तो ये देखना होगा कि कितना लॉन्ग टर्म हुकूमत इसको सस्टेन कर सकती है इन माफियात पे अपना कंट्रोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, माहिर मौशात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इनकी जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं उनके यकीनन बहुत अच्छे असरात आ रहे हैं और अगर ये इकदाम ऐसे ही रहे और आने वाले दिनों में भी इन इकदाम पे अमल दरामद हुआ तो यकीनन मईशत में बेहतरी आएगी और इसके साथ साथ जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बात करते हैं जिनके पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 1 अक्टूबर के बाद एक्शन होगा। पंजाब में इनखला के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज़ और इसके साथ साथ आर्जी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पहले मरहले में दस्तावेज़ात ना रखने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी जानिब गैर कानूनी अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं तो गैर मुल्कियों के हवाले से जो डेडलाइन है 3 दिन अब उसमें बाकी रह गए हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। मज़ीद लेकिन एक ब्रेक के बाद। इस सब पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, इससे पहले कहा जा रहा था कि करारदाद मंजूर होनी चाहिए सीज़ फायर के हवाले से। अब करारदाद भी मंजूर हो गई है लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसराइली बर्बरियत का सिलसिला है वो जारी है, उनकी हठधर्मी बरकरार है। अब भी अगर इसराइल की जानिब से जंगबंदी नहीं होती तो सर करारदाद की मंजूरी के बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है इसराइल के खिलाफ? देखें ये बदकिस्मती है कि 120 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया है और देखें इसमें 14 कंट्रीज ऐसी जिन्होंने अपोज किया है और 45 ने इसमें वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। तो मेजॉरिटी है यूनानिमस था उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर होने चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनना चाहिए। बदकिस्मती से उनकी सुनना किसी ने नहीं है क्योंकि जो मैटर करती है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। वहाँ पे तो आपको पता है कि वीटो का गेम एक थी, कोई फेवर में कर रहा था, कोई अपोजिशन में कर रहा था, जिसकी वजह से मकासद हासिल नहीं हो सके हैं। और ऊपर से सेक्रेटरी जनरल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये हमें इन हालात को एक वैक्यूम में नहीं देखना चाहिए। उस पे इसराइल के हमने देखा रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल रिजाइन करें। बिल्कुल ऐसे ही सर, उन्होंने बयान भी वापस लेना पड़ा उन्हें। हाँ जी, अब बयान वापस लेना पड़ा। आजकल के हालात में इंटरनेशनल रिलेशंस में द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री इज फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो कंट्रीज मैटर करती हैं जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ये चीजें इस तरह होना नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि मुस्लिम उम्मा है जो OIC वाले हैं, इस पे वो एक स्ट्रांग स्टैंड ले सकते हैं। दे कैन थ्रेटन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर ये वार नहीं रुकती है, सीज फायर नहीं होता है तो वी विल, जिन्होंने रिकग्नाइज किया इसराइल को 8 कंट्रीज है, वो कहें कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ देते हैं और हम बाइकाट करते हैं, माशी बाइकाट करते हैं, उससे एट द सेम टाइम कहें कि हम जो ऑयल के प्राइसेस है उसको रेज करते हैं। तो एज ए वेपन अभी ये चीजें यूज करनी होंगी क्योंकि देखें कि वेस्ट ने उनको एक किस्म की धमकी दी है कि गो अहेड, वो सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका बात कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन पॉज की, मतलब थोड़ा वक्फा हो फिर आप बमबारी करें तो खैर है, लेकिन बाकी दुनिया जो है हमारे अमेरिका की मुकम्मल तौर पे पुष्टपनाही हासिल है और अलमिया तो ये है कि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि जो नंबर्स बताए जा रहे हैं शहादतों के, इतने हम इस पे यकीन नहीं रखते। बरतानिया ने भी अग्री किया है। अब सर सूरत हाल ये हो गई है कि फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ अब ज़मीनी हमले भी शुरू हो गए हैं और इसराइली जो हैं वो गज़ा में दाखिल हो गए हैं, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। बर्बरियत तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सर ये तो सरासर नस्ल कुशी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये एथनिक जेनोसाइड का ये बिल्कुल कंसेप्ट है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि नदर्न गजा को उन्होंने कहा था विकेट करे। 1.1 मिलियन लोगों को कहा था कि आप साउथ की तरफ मूव करें टुवर्ड्स खान यूनुस, जबकि वहाँ पे भी बम्बिंग हो रही है। ना तो इसलिए खाली करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा
ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गज़ा की सूरत हाल पे बात कर रहे थे और हम ये भी बात कर रहे थे कि जब इसराइल की जानिब से इनखला का हुक्म दिया गया और जब इनखला किया गया साउदर्न एरियाज़ की जानिब से, तो वहाँ पे भी बमबारी कर दी गई। यानी जो इसराइली बर्बरियत है उसका सिलसिला जारी है। जो जुल्म किया जा रहा है फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और स्पेशली बच्चों पे, वो ऐसे मनाजिर हैं जो कि देखे नहीं जा रहे। और इससे पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि वो कवानीन नहीं बनाए थे, उन कवानीन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम वापस आके इस पे मज़ीद बात करेंगे। अभी एक ब्रेक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि आज पावर शो कर रही है, इस वक्त उनके रहनुमा खिताब कर रहे हैं। सियासत में भरपूर हिस्सा लेना है, ये मैं आपको 2010 और 11 की बात बता रहा हूं, 12 साल पहले की बात है। और हम सब ने ये फैसला किया कि इस मुल्क में जो बादशाहत करने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है। फैसला किया कि ये जो बारियां लगाती हैं जमातें, एक दफा एक आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर पहली आ जाती है, इसके खिलाफ खड़ा होकर सियासत करनी है। अवाम को इनके चुंगल से निजात दिलानी है। और जहांगीर खान साहब की सरबराही में हम सब ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और क्या सोचा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर उसके बाद 8 साल तक हमने ना दिन देखा ना रात देखी। जहांगीर खान तरीन अपने इलाज के लिए लंदन गए, उनको कैंसर का मर्ज था, अपना इलाज करा के वापस घर नहीं आए, एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह पे पहुंचे। ये थी कमिटमेंट इंसान की। और 2018 में जब इलेक्शन होता है, तहरीक इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर एक नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? पाकिस्तान बनता है इकरबा परवी का, करप्शन का, बेईमानी का, लूट मार का। हमें दिखाया क्या गया था? क्या कहते थे वो कहते थे हमने शौकत खानम बनाया है, हमने शौकत खानम बनाया है, हमने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, हम इसी तरह का एक खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। और भाई शौकत खानम तो आपने बनाया था, उसमें आपने कोई मैनेजमेंट रखी थी, उसमें अहल मैनेजमेंट रखी थी, ईमानदार लोग रखे थे। उसके बाद जब आप वजीर आजम बने तो आपने क्या किया? आपने बुजदार पंजाब में तोहफे के तौर पे दिया। ये बुजदार कौन था? ये फ्रंट मैन था। ये सिर्फ फ्रंट मैन था जो पैसे वसूल करता था और आगे भिजवाता था। इसका काम वो था जो यहां पे कोरियर कंपनियां करती हैं, आपसे पार्सल लेती हैं और आगे जाके पहुंचाती हैं। और ये किसका माल लेता था? ये फराह गोगी कौन थी? ये किसके लिए काम करते थे? और यहां पे जो रेट मुकर्रर हुए, पहली दफा पंजाब ने 2-2, 3-3 करोड़ में डीसी लगते देखे। पहली दफा पंजाब में 5-5 करोड़ में कमिश्नर लगे। पहली दफा पंजाब ने तब्दीली के नाम पे डीपीओ और डीसी और छोटे छोटे महकमों में भी पैसों के साथ लोग लगते देखे। अफसोस, वो मेहनत, वो कोशिश जो हमने 8 साल लगातार जहांगीर खान के साथ मिलकर उन ख्वाबों को अपने सामने चकनाचूर होते देखा है। हमने वो जो गरीबों के लिए हमने कहा था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे
और भाई कोई खाने वाले में घर नजर आया 50 लाख में से? कोई आया तो हाथ खड़ा करके बताओ, कोई आया हाथ? कोई घर नजर आया? वो 1 करोड़ नौकरियों में से आपको कोई नौकरी मिली? हाँ, अलबत्ता जेबें खूब गर्म हुई, और जेबें जिनकी गर्म हुई हम सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और ये जो तब्दीली थी, इसने इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचाया कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने शोहदा के मुजस्मों को गिरते हुए देखा। वो मुजस्मे जिनके सामने हम अपनी आंखें झुका के गुजर करते थे, वो इस जमात ने उन मुजस्मों को जिनके लिए हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि इनके ऊपर शायद कभी मिट्टी भी पड़ेगी, उन मुजस्मों को हमने उठा के नालों में फेंकते इनको देखा। हमने अपनी वो तमाम फौजी तंसीबात के ऊपर हमला देखा जिसके ऊपर शायद कभी भारत भी जुर्रत नहीं कर सकता था। कभी उनको भी ये जुर्रत ना होती कि वो उन तंसीबात पे हमला करते जहां पे इस जमात के गुंडों ने हमला किया। आज जब हम यहां पे मौजूद हैं तो हमें उस जमाती निजाम के खिलाफ कलमा हक कहना है जो पिछले 50 साल से यहां गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो जमातें हैं, कभी एक बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार, हमेशा वही जमातें आती हैं। 7 बार मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 बार पंजाब में आ चुकी है। कितनी बार? 7 बार। और आज भी क्या कह रही है? आज भी आपसे जब वोट मांगने आएगी तो क्या कहेगी? हमें मौका दें। और भाई 7 दफा तो आपको मौका दिया है, और कितनी 500 दफा मौका दें। हर बंदा जो इनकी जमात में पिछले 40 साल से है उससे पूछे और कितना मौका चाहिए। हमारे साथ सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 15 साल से लगातार वहां पे बैठी है, और जरा थर में जाके लोगों का हाल देखें। लोग गंदा गलीज पानी, जहां पे कुत्ता पानी पी रहा है वहीं पे इंसान पानी पी रहा है, और वो आज भी ढटाई के साथ जाके अवाम से कहते हैं हमें मौका दें। इनको कितनी बार मौका देंगे? आप इनको मौका देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जमातों पे एतबार करने के लिए तैयार हैं? हमने आपके लिए एक नया मंशूर, गरीब दोस्त मंशूर लेके आए कि इस इलाके में, ये जो पसमानदा इलाका है जनूबी पंजाब का, इसमें भी वैसे ही अस्पताल हो जैसे कि इस्लामाबाद में हो, जैसे कि लाहौर में हो। जिस तरह प्राइवेट अस्पताल होते हैं उस तरह के ये अस्पताल बने। साफ पानी के लिए हर घर में साफ पानी मौजूद हो, हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल हो, हमारे यहां पे रोजगार जो है वो इस तरह का हो कि फैक्ट्रियां लगी हो, कारखाने लगे हो, हर एक के पास रोजगार मौजूद हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो मारे मारे ना फिरते रहें। हमारी बहनें जो यहां पे मौजूद हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी बहनों के लिए हमने खास तौर पे मंशूर में एक स्किल्ड खवातीन के लिए एक काम शुरू किया, जिसके ऊपर हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम शुरू करेंगे। हमारी बहनें जो हैं वो अपने रोजगार का बंदोबस्त करेंगी, अपने घरों में से उनको रोजगार मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो उनके घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। हमने जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में एक अपना मंशूर तश्कील दिया है। इस मंशूर में सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है, जहानिया के मेरे भाइयों और बहनों सुनो,
सबसे जरूरी बात, आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी, 1 रुपया नहीं देगा। जिसकी मोटरसाइकिल है, पेट्रोल आधी कीमत पे मिलेगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे। वेखो अलीम खान आया, वेखो अलीम खान आया, मुल्क दी बन के सोना, वेखो शान आया। ये जो पेट्रोल की कीमत है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अदा करें, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, आधी कीमत पे देंगे। और सुने, मजदूर की कम से कम उजरत जो है, फैक्ट्री में मजदूर काम करता हो या दिहाड़ी पे हो या किसी जगह पे भी काम करता हो, सबसे कम उजरत जो है वो 50,000 रुपया महीना होगी। कोई 32,000 नहीं चलेगी, कोई 40,000 नहीं होगी, 50,000 होगी। वेखो अलीम खान आया, वेखो अलीम खान आया। 12.5 एकड़ तक के हमारे जो किसान हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त होगी। और ये ऐसे नहीं है, अगर जहांगीर खान ने बैठ के आपसे वादा किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वादा पूरा होगा। और बदनसीब है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, जिसके पास जहांगीर खान जैसा आदमी मौजूद था और उसने जहांगीर खान को जाया किया। आज मैं वो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम लोगों ने जहांगीर खान को, अलीम खान को कुर्बान किया था, किसके लिए कुर्बान किया था? बुजदार के लिए? वो किधर है आज बुजदार? और वो जो महमूद खान था उसके लिए कुर्बान किया था, वो किधर गया महमूद खान? वो बुजदार जिसके लिए इमरान खान कहता था मैं यहां पे 10 दफा भी वजीर आजम बनूंगा तो मेरा वजीर आला उस्मान बुजदार ही होगा। वो किधर है बुजदार? और जवाब तो दो पीटीआई वालों को, आज जवाब पूछना पड़ेगा। आपने घर जाना है और उनसे पूछ रहे हैं वो किथे है बुजदार। हमारा जो रिलीफ है वो हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हमारी एक फ्री डिस्पेंसरी बनेगी। तमाम माओ बहनों का इलाज, हमारे बुजुर्गों का इलाज ना सिर्फ वहां पे फ्री होगा बल्कि वहां पे दवाइयां जो है वो भी फ्री दी जाएंगी, हर यूनियन काउंसिल में बनेगी। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसका खर्चा सारे का सारा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमारे नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जरा नौजवानों जिनके पास नौकरी नहीं है, जरा करो जरा ये देखो, ये दिखाओ जरा। और ये जो 40 साल से हुक्मरान बने हैं उनको दिखाओ ये जरा, जो अवाम का खून चूस चूस गए हैं। ये नौजवानों और आप अपने लिए
जहानिया में इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना पावर शो कर रही है। अलीम खान गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि गरीब पर महंगाई का बोझ हम नहीं डालेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो 300 बिजली के यूनिट वाले सारिफीन होंगे, अगर हमारी हुकूमत आती है तो वो बिल अदा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो मोटर बाइक्स रखते हैं सारिफीन, उनको आधी कीमत पर पेट्रोल भी मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन की सरबराही में हमारी पार्टी आगे आएगी और आवाम का सोचेगी और हम दिन रात मेहनत करेंगे और आवाम की जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो 300 बिजली के यूनिट वाले सारिफीन हैं वो बिल भी अदा नहीं करेंगे। अभी आपको एक लेटेस्ट अपडेट देते हैं इस्लामाबाद से, जहां पे जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान ये तसादुम हुआ है और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। जमात इस्लामी के कारकुनान मियां असलम की क़यादत में कश्मीर हाईवे पर धरना दिए हुए थे। सैकड़ों कारकुनान ने टायर जलाकर कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। मियां मोहम्मद असलम का अमीर जमात इस्लामी समेत दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा था और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे जमात इस्लामी के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। जमात इस्लामी के कारकुनान मियां असलम की क़यादत में कश्मीर हाईवे पर धरना दिए हुए थे। सैकड़ों कारकुनों ने टायर जलाकर कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे क्या सूरत हाल है हम आपको बताएंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर से आपको जहानिया लिए चलते हैं जहाँ पे अलीम खान गुफ्तगू कर रहे हैं। IPP इंशाल्लाह ताला दिन रात मेहनत करेगी, अपने गरीब को इस दलदल में से निकालेगी, अपने किसान को खुशहाल करेगी। किसान खुशहाल होगा ही तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आप लोगों ने आखिर में सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा, इस बार वोट डालने से पहले 7-7 बार 4-4 बार बारियां लगा चुके हैं, क्या उनको वोट देंगे? क्या यहां पे जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं जरा ईमानदारी से। और चोरों को वोट दोगे और बेईमानों को वोट दोगे और जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया उनको वोट दोगे? वो जो यहां पे बारियां लेके हर दफा तुम्हारे पास आ जाते हैं, इस दफा उनको घरों में दाखिल नहीं होने देना। क्या करोगे? हां, बस जो तुम्हें पता है क्या करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, जहांगीर खान साहब की सरबराही में, उनकी क़यादत में जितने हम दोस्त यहां पे बैठे हैं, आप सबसे ये वादा करते हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, गरीब के साथ खड़े होंगे, मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को हुक्मरानी से निजात दिलवाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि पावर शो कर रही थी, जलसे से खिताब कर रहे थे अलीम खान, जो कि बात कर रहे थे आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में आप उन पार्टीज़ को वोट देना चाहेंगे जिनकी कारकर्दगी आप पहले देख चुके हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अभी हम आपको बताते हैं कि IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रही है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू की और वो कह रही हैं कि IMF के पहले क्वार्टर के तमाम अहदाफ हमने मुकम्मल कर लिए हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला भी जारी है। उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए। बैंक मार्केट में पाकिस्तान रुपी अब स्ट्रेंथन हो गया है। बैंक मार्केट्स में ये 305 पे पहुंच चुका था और जो अनऑफिशियल मार्केट में इससे ज़्यादा था। जब ये मसला आया तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे खुशाइन बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अब रिकवरी इज़ इमर्जिंग और जो ग्रोथ का जो आउटलुक है
वो भी इम्प्रूव हो गया है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने बड़े फोकस तरीके से इन्फ्लेशन को काबू में लाने की कोशिश की है। पूरा जो IMF प्रोग्राम है जो फर्स्ट क्वार्टर का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली की है, और IMF जो है वो 2 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं, और खुदा का फजल है कि अभी तक हम ट्रैक पे हैं, और बाकी वो आएंगे तो फिर हमें बताएंगे कि आया कि हमने सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, बल्कि कहीं पे हमने ऐसी चीज़ें की हैं जो हमारे मुल्क के लिए वैसे ही ज़रूरी हैं। सवाल अब यह है कि मुल्की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसी सिलसिले में वफाकी काबीना का इजलास पीर को तलब कर लिया है। मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक भी ECC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जाएगा, जबकि IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। तो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ये एक इजलास होने जा रहा है जिसमें अहम उमूर ज़ेरे गौर रहेंगे। अक्टूबर की हम बात करें तो बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और उनके अदाद-ओ-शुमार अब जारी कर दिए गए हैं। 4026 मुल्ज़िमान को कानून के शिकंजे में लाया गया है। जुर्माने की बात करें तो इस मद में 4497 मिलियन रुपए वसूल किए। गैपको 1001, फेस्को 1258 और आइस्को ने 139 अफराद को पकड़ा है। मैपको 1905, पेस्को 1215, हेस्को 48, सेप्को 98 और केस्को से 32 मुल्ज़िमान धरे गए। 7 से 30 सितंबर के दौरान 53 मुलाजमीन मुअत्तल हुए और 10,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए। जुर्माने के बाद में 26 बिलियन से ज़ायद रुपए वसूल किए गए हैं। तो ये वो क्रैकडाउन जो कि किया गया था उस सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई थी और जो अदाद-ओ-शुमार थे अब वो जारी हो गए हैं। अब जनाब नवंबर का महीना आ रहा है और ये खबरें हैं कि 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई जाएगी। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है, जबकि ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल हो गई है। नई कीमतों का ऐलान 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कीमतों में रद्दोबदल 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ तब्दीली होने जा रही है जिसका इम्कान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो गैर कानूनी मुकीम हैं उनके पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए अब वक्त बहुत ही कम रह गया है, वक्त कम है और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। 3 दिन इसमें बाकी रह गए हैं। 1 अक्टूबर के बाद इस पे एक्शन होगा। पंजाब में इनखला के लिए तैयारियां जारी हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग एरियाज़ और आर्जी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। पहले मरहले में दस्तावेज़ात ना रखने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन होगा, जबकि दूसरी जानिब गैर कानूनी अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी हैं उनके इनखला का जो डेडलाइन है वो उसमें अब 3 दिन बाकी रह गए। एक बार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हम स्मॉग की बात करते हैं जिसके तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो बेसूद रहे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जिसका पहला नंबर था वो पहले नंबर पे ही है। ये नंबर बरकरार है। शहर से स्मोक के साए नहीं छट सके। आलूदगी की मजमूई शरह 388 रिकॉर्ड की गई है। फेज़ 8 DHA में शरह 367, HSN कॉलेज 342 और शाराए कायदे आज़म पर 425 रिकॉर्ड की गई है, जबकि माहिरीन ने शहरियों को स्मोक में एहतियाती तदाबीर एख्तियार करने की अपील भी की है। स्मोक से बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि तिब्बी माहिरीन की जानिब से सजेस्ट की गई हैं और कहा जा रहा है कि मास्क और ऐनक का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ कुछ और हिदायत भी जारी की गई हैं। स्मोक सांस के ज़रिए अंदर जाती है और अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा तो किसी हद तक तदारुक हो सकता है। फ़ज़ा में शामिल ज़हर आलूद अनासिर आंखों को भी मुतासिर करते हैं, तो ऐनक का इस्तेमाल किया जाए, गले को खुश्क ना होने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। स्मोक से फेफड़ों में इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब होने पर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से
रुजू किया जाए। तो ये कुछ हिदायत हैं जो कि तिब्बी माहिरीन की जानिब से जारी की गई हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि स्मॉग की परेशानी है, तो दूसरी जानिब जो डेंगू मच्छर हैं उनके हमलों में भी कमी नहीं आ सकी। और 24 घंटों की हम बात करें तो मज़ीद जो मरीज़ हैं वो भी रिपोर्ट हो चुके हैं। 172 नए मरीज़ ऐसे हैं जो कि 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। रवां साल पंजाब में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 8,898 हो गई थी। लाहौर में 90, रावलपिंडी में 16, मुल्तान में भी 16, फैसलाबाद 11, नारोवाल और मंडी भाउदीन में डेंगू के 2 नए मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एक जानिब स्मॉग से बचना है तो दूसरी जानिब डेंगू से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर शहर कायद में ख़वातीन गैर महफूज क्यों हैं। कराची की बात करें तो 3 माह में हिरासानी के 7 वाक़यात अब तक रिपोर्ट हो गए हैं। सिर्फ 2 मुल्ज़िमान ही गिरफ्तार हो सके हैं, जबकि दीगर मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। वाक़यात गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में रिपोर्ट हुए हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B कोरंगी में भी ख़वातीन को हिरासा किया गया है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 राशिद मिनहास रोड पर भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। CCTV फुटेजेस सामने आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो मुल्ज़िमान हैं ये कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और अभी तक बहुत कम गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। कराची की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कराची के मौसम की, जहाँ पे जब मौसम में तब्दीली हुई है तो इसके कुछ असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस की शरह में इजाफा हुआ है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का शिकार होने लगे हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार एम्पायर को करार दे दिया है। ICC पर तनकीद भी हो रही है। कहा जा रहा है कि कवानीन बदलने का कहा गया है और हरभजन सिंह ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका से मैच में 2 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ किए गए। तो कल का मैच जो कि पाकिस्तान नहीं जीत सका, लेकिन अब इस हवाले से बहुत से सवालात हैं जो कि जवाब तलब है। इस सब पे बात करने के लिए उसामा मंज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। उसामा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल का मैच हम नहीं जीत सके, हाँ जी, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ सवालात हैं जो कि अब सामने आ गए हैं। क्या वाकई एम्पायर ही हमारी शिकस्त का जिम्मेदार है? काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और DRS टेक्नोलॉजी इज़ इन क्वेश्चन। एम्पायर तो है ही हैं, DRS टेक्नोलॉजी पे भी सवाल उठ गए हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि साबिक इंडियन क्रिकेटर्स ने भी और भी काफ़ी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि ये टेक्नोलॉजी में मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो गलत है, उसकी वजह से डिसीजन एम्पायर का हो जाता है। और ये एम्पायर के डिसीजन ने दैट वी कैन से दैट दिस डिसीजन हैज़ कॉस्ट अस द वर्ल्ड कप। ठीक है। और उसामा, हम देख रहे थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब हमें लग रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान की जीत के लिए एक विकेट चाहिए थी, हाँ और वो विकेट हमें मिल भी गई थी, लेकिन वो विकेट हमें नहीं मिली और एम्पायर का जो डिसीजन आया, एक तो हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी, इसके साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। असल में जब आप मैच देख रहे होते हैं तो नेकेड आई से जो नजर आ रहा होता है, लग यही रहा था कि ये प्लेयर को उसके ऐसे पॉइंट पे लगा है, घुटने पे लगा है जहाँ पे आउट था, ये प्लम आउट था। तो वो देख के यही लग रहा था। एक क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के दिमाग में था कि कहीं इनसाइड एज ना हो गया हो, कहीं बॉल जो है वो बल्ले को ना टच हो गई हो पैड पे लगने से पहले, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आप हाइलाइट्स में भी देख रहे हो या अभी भी वो बॉल निकाल के देख लें तो लग ये रहा है ये बिल्कुल क्लियर आउट था। तो इसी तरह सेलिब्रिटीज आ गई हैं काफी, उन्होंने भी कहा, आपको पता है क्रिकेट हर कोई देखता है, सेलिब्रिटीज हों या प्लेयर्स हों या फैंस हों। अच्छा समा, अब जीत तो गई दूसरी टीम, हाँ जी, अब क्या होगा? अब ये सवाल भी उठ रहा है कि एम्पायर की गलती थी और कहा जा रहा है क्या कुछ हो सकता है अब? अच्छा, इस पे इंडियन क्रिकेटर्स ने बड़ा शोर किया है, खास तौर पे पाकिस्तान के फेवर में। हरभजन ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज करें, वसीम अकरम ने भी कहा है, पाकिस्तान के ग्रेट फास्ट बॉलर है, उन्होंने कहा है टेक्नोलॉजी 90% या 95% सही होना नहीं सही होना, टेक्नोलॉजी को 100% ठीक होना चाहिए। वो जो 5-10% का मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कल की हम टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसी रही हमारी टीम की परफॉर्मेंस? अच्छी परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी इनकी, सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बैटिंग ने लेट डाउन किया एक दफ़ा दोबारा, फील्डिंग ने थोड़ा सा लेट डाउन किया, और कई डिसीजंस थे जिन पे बात हो सकती है कि वो क्यों हुए, जैसे कि इफ्तिखार का बैटिंग नंबर हो गया, आखिरी ओवर देना, और ओपनर की बैटिंग जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है ओवरऑल। लेकिन हमारी अच्छी परफॉर्मेंस। $1 मिलियन क्वेश्चन,
कि अब क्या अभी भी चांसेस हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के, लेकिन इसके जवाब से पहले हम अभी अपने नाज़रीन को बताते हैं कि पाक जनूबी अफ्रीका मैच जिसमें खिलाड़ी को आउट करार ना देने पर कानून क्या कहता है, ये अब एक अहम सवाल है। उसामा भी इस पर बात कर रहे थे। मुतनाज़ फैसलों की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। हारिस रऊफ की गेंद अफ्रीकी बैटर तबरेज़ शम्सी के पैड पर लगी। ऑन फील्ड एम्पायर के नॉट आउट पर कौमी टीम ने रिव्यू लेने का फैसला किया और LBW की अपील पर ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया है। रिव्यू लेने पे अगर गेंद स्टैम्प को लग रही हो तो वो आउट ही होगा। जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, फील्डिंग टीम के रिव्यू पर गेंद का कम से कम आधा हिस्सा स्टैम्प पर लगना ज़रूरी है। अगर गेंद का आधे से कम हिस्सा स्टैम्प को लगा तो वो एम्पायर्स कॉल कहलाई जाएगी। हतमी फैसला नॉट आउट ही रहेगा। तो ये रूल है जो कि हम आपको बता रहे थे और इस पे हम बात भी कर रहे थे। उसामा, ये इस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अब ये बताएं कि क्या अभी भी चांसेस हैं हमारे? बिल्कुल डिम, बहुत कम स्लाइड चांसेस रह गए हैं। अभी अच्छा। न्यूजीलैंड का मैच और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा हुआ है। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता तो हमारे चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, और अब क्योंकि न्यूजीलैंड ये मैच हार चुका है, और ऑस्ट्रेलिया के रह गए हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है, और 3 मैचेस, सॉरी, उनको 3 में से 2 मैच हारना पड़ेंगे और हमें तीनों जीतने पड़ेंगे। सैडली वही बात, अगर वो हारे, अगर वो ना जीते तो हम जा सकते हैं। और वो तीन मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 मैचेस हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट इंग्लैंड। तीनों टीम्स जो है वो इस टाइम अच्छा नहीं खेल रही। तो ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो वे ऑस्ट्रेलिया इन तीनों से हार जाएगा। एक मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया और जीत गया तो उनकी पोजीशन कंफर्म हो जाएगी। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि आपके वर्ल्ड कप के 4 सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो अब कंफर्म हो गए हैं। अच्छा उसामा, ये बताएं कि अगर हमारी टीम जो है ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो हार भी जाती है और अगर जीत जाती है तो इस केस में भी हमारे जो 3 मैचेस अगले हैं वो हमारी टीम खेलेगी? हाँ जी, मैच तो हमने पूरे खेलने हैं हमने अपने मैच 9 मैच हर टीम के दूसरी टीम्स के खिलाफ है। हमारा आखिरी मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ है। हम जो मर्जी कर लें, हम उससे पहले पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो मैच खेल के आना पड़ेगा। उसामा, आपको क्या लगता है कि जब टीम पाकिस्तान आएगी, देखिए अब हमें रियलिटी एक नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान आने के बाद क्या चेंजेस हैं जो हमारी टीम में होने की ज़रूरत है और लाजमी वो होने चाहिए? अच्छा, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, आप इस सवाल के जवाब के हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स का बता रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया भी है, हमारा ट्रेडिशनल मीडिया भी। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरफराज अहमद को टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जाना है टीम ने वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद, हमारे 3 टेस्ट मैच हैं वहाँ पे, तो हो सकता है आपको सरफराज वहाँ पे कप्तान देखने को मिले। अगर ना भी देखने को मिले, ये मैं काफ़ी इससे श्योरिटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम में मेजर चेंजेस होंगे। जब टीम वापस आएगी, कप्तान भी हो सकता है बदल जाएं, कई प्लेयर्स को आप दोबारा नहीं देखेंगे वनडे में या कुछ अरसे के लिए नहीं देखेंगे, तो एक मेजर ऑपरेशन क्लीन अप होगा। ठीक है, आज के मैच की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस किस तरह से आप देख रहे हैं? आज न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये होता है इंटेंट, ये होती है क्वालिटी, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप हार जीत कुछ नहीं होती, लेकिन ये कि दोनों टीमें जो हैं और पता दोनों टीमें तैयारी करके आई हुई हैं। 388 उन्होंने उनको स्कोर किया है और वो सिर्फ 5 रन से मैच आ रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा, बहुत शुक्रिया, आप आए और अपनी राय हमें दे रहे थे। नाजरीन, अभी भी उम्मीद तो बाकी है, गो के बहुत मध्यम सी है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस अपनी टीम के साथ हैं। हमारे प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।